अडानी और राहुल की सदस्यता पर विपक्षी मोर्चेबंदी के बीच बीजेपी ने राहुल पर आक्रमण की नई खेप जारी कर दी है। थोड़ी देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल से पूछा कि क्यों ओबीसी का अपमान किया गया। कहा कि क्या सूरत जाने में पूरी फौज का साथ जरूरी था। कहा कि संसद आखिरकार वो क्यों नहीं चलने दे रहे और काले लिबास में सियासत हो रही है। सिंधिया ने सवाल पूछा कि राहुल के लिए कानून अलग है, उधर विपक्षी रणनीति के लिए थोड़ी देर में बैठक भी करने वाले हैं। तो राहुल गांधी अदालत पर दबाव बनाना चाहते हैं। फैसला आने के बाद जब वो सूरत जाते हैं तो पूरी टीम के साथ जाते हैं, लाव लश्कर के साथ जाते हैं। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। पहली बार किसी सांसद की सदस्यता नहीं गई है। राहुल भी एक आम ही सांसद है, उन्हें इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। तय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। और अब बात कर लेते हैं बंगाल से बिहार में मची हिंसा की, तनाव की। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, अलग अलग जगहों से ऐसे हिंसा की तस्वीरें आई थी, लेकिन पलायन लोग कर रहे हैं तो खौफ का मंजर आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, जहां पर बवाल जमकर दिख रहा है। साथ ही साथ ममता बनर्जी का बयान भी अब सियासत को जन्म देता हुआ नजर आया। राम बाम का जो उन्होंने उपयोग किया उसको लेकर बवाल होता हुआ, जहां बीजेपी हिंदू विरोधी उन्हें ठहरा रही है। वहीं बिहार में इफ्तार पार्टी के बाद इफ्तार पार्टी में पीछे लाल किले की तस्वीर लगाने पर भी सियासत बिहार में गरमाई हुई है और यह कहा जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में जाने का वक्त तो नीतीश के पास था, लेकिन बिहार में जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां पर न नीतीश गए न हाल चाल जाना। वहीं दूसरी तरफ आपको अहमदनगर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पत्थर आप देख रहे हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। भारी तैनाती सुरक्षा बल की भी इन इलाकों में की गई है। ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी ऋतिक मंडल और रोहित जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे, उनसे आगे अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा पश्चिम बंगाल की खबर दिखाते हैं। वहां रामनवमी के दौरान हावड़ा और हुगली में हिंसा हुई। हुगली के रिसरा में हिंसा का दौर उसके बाद भी चला और इस मुद्दे पर ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है। पार्टी लगातार ममता सरकार को कानून व्यवस्था में फेल बता रही है। ममता सरकार ने हिंसा को बीजेपी की साजिश बताकर जबरदस्त पलटवार किया। कल मुख्यमंत्री ने राम और वाम वाले बयान देकर बीजेपी और लेफ्ट को सीधे तौर पर टारगेट किया। तो ममता के इस बयान को लेकर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी ने फिर से ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए। तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस सब लोग एक है। जो 34 साल में पश्चिम बंगाल के ऊपर राज किया है वही लोग तृणमूल में आके
अभी राज कर रहे हैं और बीजेपी एका जो है वो खुद लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ रहा है और हिंदुओं के बचाने के लिए लड़ रहा है। आगे भी रहेंगे, अभी भी करेंगे, अभी भी इसको बचाएंगे, भविष्य में भी बचाएंगे। वहाँ से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया था कि रमजान महीनों में जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं इस टाइम में। वो अच्छा काम का निदर्शन है, वो अच्छा काम का विजुअल है। हम लोग हावड़ा शिवपुर में देखे हैं, हम लोग हुगली का रिश्ता में देखे हैं। एकदम अपीसमेंट का पॉलिटिक्स चल रहा है। 33% के लिए वोट बैंक का पॉलिटिक्स चल रहा है। इसमें राजनीति करने का नहीं है। सिर्फ बंगाल का हिंदू लोग है, उसके पास में खड़े होने के लिए हम लोग हाजिर है। हम लोग उसका धर्म को लेकर जो राजनीति चल रहा है, जो सामाजिक का जो राजनीति चल रहा है, हम उसके सामने, उसके पास में हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बंगाल में हिंसा को लेकर सियासत हो रही है। आज भी हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। हावड़ा हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। ममता के राम वाम वाले बयान के बीच सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी लगातार वार कर रही है। वहीं ममता सरकार ने कल आरोप लगाया था कि बीजेपी दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर हिंसा करवा रही है। और अब बंगाल पुलिस ने बिहार के मुंगेर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप लगा कि वो हावड़ा हिंसा में शामिल था। तो बंगाल में इन तमाम मुद्दों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। तो हिंदूरा तादेर रिलीजियस एक्टिविटीज, तादेर धर्मीय आचार आचरण उद्यापन কিভাবে করবে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই হবে না। বিধির বাঁধন ভাঙবে তুমি, এত বড় শক্তিমান তুমি হয়ে যাওনি। वो तो बिल्कुल झूठ बात बोल रहा है मुख्यमंत्री जी। यही उनका कल्चर है। अभी जो रामनवमी में उनका दिन पर जो हावड़ा में जो फिरका परस्ती हुआ है, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के लिए। वो जो धरना का मंच से जो भाषण दिया है, वो भाषण ये भी अभी उनका जो हमले जो जिन लोग किया है उनको मदद दी है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं। एक के बाद एक निशाने ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी पर साधे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, जिसने भी ये हिंसा की वो बीजेपी के गुंडे हैं। বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। দাঙ্গা আমরা করি না। মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। और इन सब के बीच ओवैसी भी अब लोगों को निशाने पर ले रहे हैं और सीधे तौर पर सरकारों को घेर रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है हिंसा रोकने की। ममता बनर्जी ने ये बोला है सर कि जहां से प्रोसेशन निकलता है वो मुस्लिम इलाके में नहीं जाए, और उन्होंने ये भी बात कही है कि सेंटर से लोग आए थे, 5 स्टार होटल में रुके थे और उन्होंने पूरी साजिश रची है। तो आप क्या सो रहे थे? होटल में रेड मारना था, उनको उठाना था होटल से उनको। और अगर जुलूस का परमिशन जो एक रूट दिया गया था, अगर रूट से अगर कोई डाइवर्ट कर रहा है तो आप उनको रोक देते वहां पर। हर प्रोसेशन का एक रूट मैप होता है ना, आप रूट मैप को फॉलो करिए। बंगाल पुलिस ने बिहार के मुंगेर से एक युवक को गिरफ्तार किया और हावड़ा ले गई। आरोप है कि वो 30 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा में शामिल था। आरोपों के मुताबिक युवक अपने हाथ में बंदूक लहराते दिखा। बंगाल पुलिस ने उसे कल मुंगेर से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। आज आरोपी सुमित को हावड़ा जिला अदालत में पेश किया जाएगा। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हुगली में उनकी मौजूदगी है। ऋतिक, ऐसे बयान उस वक्त पर क्या आग में घी का काम नहीं करते जब पहले ही बंगाल सुलग रहा हो? ममता बनर्जी अगर ऐसे बयान देती हैं कि ये सब बीजेपी के गुंडे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ से साजिश है, तो ऐसे लोगों के जो हिंसा कर रहे हैं उनके हौसले नहीं बुलंद होते?
जी पहले तो हम अर्पिता आपको बता दें कि फिलहाल रिश्रा में आज मौजूदा हालात किस तरीके से है। अब पिछले सुबह यानी मंगलवार सुबह से जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है। वाहनों की आवाजाही आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। धारा 144 अभी भी जगह जगह पर लागू है। इंटरनेट का सस्पेंशन चल रहा है। बतौर इसके अभी भी जो पॉलिटिकल जो तू मैं है वो बरकरार है। हमने देखा कि ममता बनर्जी कल एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उनका कहना है चाहे वो हावड़ा हो या फिर हुगली के रिश्रा, जहां पर हिंसा की आग फैली रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान, उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। हमने कल देखा कि बीजेपी के कई नेता यहां पर पहुंचने की कोशिश की थी रिश्रा, जहां पर उन्हें रोका गया था। और इस बीच जो खबरें हमें मिल पा रही है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बिहार से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि उस दौरान यानी जब चाहे वो हावड़ा हो या फिर रिश्रा, बाहर से लोगों को लाकर, उन्होंने खासकर कहा कि बिहार से लोगों को लाकर यहाँ पर उपद्रव मचाया गया था। हम आपको कहना चाहेंगे जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका विजुअल एविडेंस अभिषेक बैनर्जी ने दिखाया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने ये कहा था कि जिसको एक बंदूक थामे हुए हावड़ा की उस रामनवमी की शोभा यात्रा में देखी गई थी, जिसपे आरोप था कि उन्होंने अस्त्र का प्रदर्शन उन्होंने किया था, बंदूक का प्रदर्शन किया गया था। उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार का हालांकि कहना है कि इनसे कोई ताल्लुकात उनका है नहीं। उनका कहना है कि इससे पहले तृणमूल के वो करीब थे। जो तृणमूल के जो स्थानीय विधायक है, उनके कहने पर कई बार वो तृणमूल कांग्रेस की जो राजनीतिक रैली है उनमें वो शामिल हुए थे। वही और हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ऋतिक, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं इन सबके बीच राज्यपाल भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है और गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पर रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार ये हिंसा कैसे हुई। अब बढ़ रहे आगे, अगली खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर की, जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भगवा ध्वज लगाने के दौरान दो समुदायों में बवाल हो गया। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ और 4 बाइक को आग के हवाले कर दिया। जबरदस्त मारपीट में 6 युवक जख्मी हो गए। अभी भी इलाके में तनाव है। फिलहाल वहां पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है, लेकिन हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां पर मौजूद गाड़ियों में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। मौका हनुमान जन्मोत्सव का था, जिसमें हिंसा की खबर सामने आ रही है। पारुलवाड़ी रोड गजराज नगर, यहाँ पर कुछ लोगों में आपस के अंदर मारपीट हुई और वहाँ पर कुछ 1-2 गाड़ियों की तोड़फोड़ वगैरह हुई है। इस संबंध में आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ लोग सिविल अस्पताल में एडमिट भी हुए हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस संबंध में पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करके, अनुसंधान करके जो भी कायदेशीर कार्रवाई होगी वो करेगी। अफवाहों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ लोग अफवाह वगैरह इधर उधर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही जो अफवाह फैलाएंगे उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दिलीप वलसे पाटिल एनसीपी नेता, उन्होंने भी बयान दिया। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है कि हनुमान जयंती के दिन में भी बहुत बड़े पैमाने पे कोई राजकीय पक्ष रास्ते पे उतर कर ये मनाने वाले हैं कि हनुमान जी का प्रार्थना करना, आशीर्वाद लेना सबको आवश्यक है, लेकिन जिससे लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा ऐसी इतने बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों ने इसमें ध्यान देकर कायदा व्यवस्था रखने की कोशिश करनी चाहिए। बंगाल के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद अब आपको लिए चलते हैं बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा के बाद नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने लगातार हमला कर अपना इरादा जता दिया है। पार्टी नेताओं ने नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 2 दिन पहले नीतीश पटना में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें स्टेज के पीछे लाल किले की तस्वीर लगी थी। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनका 2024 का पीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा।
मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी नहीं जानते थे, हम लोग को कोई इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ बैकड्रॉप में क्या लगा है। और सच पूछते हैं तो हम लोग जब उठ के चलने लगे थे तब किसी ने इशारा किया था। इसलिए अगर किसी ने बनाया था तो वो जिसने बनाया था वही बता सकता है कि उसकी सोच क्या थी। और मुख्यमंत्री तो अनेक अवसरों पर बता चुके हैं जो उनकी कोई ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, नीतीश बाबू अब बूढ़े हो गए, बीमार भी हमको लग रहा है वो हो गए, क्योंकि रोम जल रहा था। और आप सारी स्थिति को समझते हैं कि बिहार पूरी तरह जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा है और ये लोग जब तुष्टीकरण में आए इसलिए पूरा मामला कोलैप्स किया। कल ओवैसी ने भी सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर निशाना साधा था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। हुकूमत की नाकामी और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। एक पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। आरएसएस की राजनीति का, उन्माद का जो राजनीति है, उसके बी टीम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब को इमारत शरिया जैसा संगठन चूंकि उनको बुलाता नहीं है इसलिए कि ये उन्माद के लोग हैं, उनको निमंत्रण मिला नहीं। तो नीतीश कुमार जी तो इमारत शरिया के कार्यक्रम में गए और जो परंपरा है उसके अनुसार दावते इफ्तार में उनको टोपी समर्पित किया। लेकिन आप जो नरेंद्र मोदी का राजनीति का टोपी पहने हुए हैं तो आपको तो सब पहचान गया है कि नकली टोपी वाला है। तो न इमारत शरिया बुला रहा है न जनता बुला रही है। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, जहां एक तरफ बिहार सुलग रहा है वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि हिंसा वाली जगह पर क्यों नहीं गए अभी तक सीएम साहब? बिल्कुल अर्पिता, और क्यों नहीं गए ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार शरीफ जो उनका एक गृह जिला है नालंदा, केवल पटना से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्यमंत्री का अगर काफिला चले अपनी रफ्तार में तो 45 मिनट से 1 घंटा भी नहीं लगेगा बिहार शरीफ आने में। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आते अपने गृह जिला में जब ये सुलग रहा था। और दूसरी ओर सासाराम 150 किलोमीटर की दूरी पर है, केवल 2 से ढाई घंटे में मुख्यमंत्री का काफिला जिस रफ्तार से चलता है वो पहुंच सकता है, लेकिन वहां भी नहीं जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं हालात किस तरीके से हैं। और इसके बाद जब वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं जिससे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन वहां पर जब वो टोपी पहनते हैं या शॉल ओढ़ते हैं तो इसको लेकर वो विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं कि भाई एक तरफ यहाँ पर हिंसा हो रही है, दंगे जैसी स्थिति हो गई है, तनाव सांप्रदायिक फैला हुआ है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है वो एक संदेश और मैसेजिंग देने में लगे हुए हैं। और वो लाल किला का जो तस्वीर देखा वो तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि और आग में घी का काम किया उसने। और संकेत यही मिले कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा एक बार फिर से जग गई है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां बिहार शरीफ और सासाराम में हालात थोड़ा सामान्य होना शुरू हुए हैं, लेकिन राजनीति इस पर जमकर हो रही है। और एक चीज और मैं बता दूं अर्पिता जी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो